तो भाइयों, अगर आपने इस सीरीज के 1 से 15 चैप्टर तक वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो देख लो, क्योंकि ये वीडियो 16 से 18 चैप्टर तक की है। ये मानहवा अभी ऑन गोइंग है और अभी तक इसके सिर्फ 18 चैप्टर ही आए हैं, आगे और भी आएंगे। साथ ही मैंने एक और नई सीरीज मैड डॉग भी स्टार्ट की है, जो इस सीरीज की तरह ही काफी बेहतरीन है। उस सीरीज के भी सारे चैप्टर चैनल पर आने बाकी है और अभी मैड डॉग सीरीज ही कंटिन्यू रहेगी, तो उसे भी एक बार जरूर देख लेना, ताकि आप चैनल के साथ सीरीज को कंटिन्यू कर सको। क्योंकि मैं चैनल पर हर सीरीज के सारे चैप्टर कवर करता हूँ, बीच में खत्म या दूसरा मानहवा नहीं लाता तब तक उसके सारे चैप्टर्स एक्सप्लेन न कर दूं। पिछली पार्ट में हमने देखा था कि किम जी स्कूल में आ जाता है। एंड क्लास में आने के बाद बहुत नर्वस हो जाता है और अपने आप को सबके सामने इंट्रोड्यूस करता है। अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के बाद वह अपने चेयर पर जाकर बैठ जाता है और किम जी सोच रहा होता है कि क्या वो सच में स्कूल पर आ गया है। वह इस समय बहुत ज्यादा नर्वस है और वह नहीं समझ पा रहा होता कि क्या करे। उसके बगल में 2 लड़कियां होती हैं जो बात कर रही होती हैं कि यह वही न्यू लड़का है जिसका नाम किम जी है, और वह कह रही होती हैं कि यह काफी ज्यादा क्यूट है। किम जी के पीछे साइड कुछ लड़के होते हैं जो आपस में बात कर रहे होते हैं कि यह लड़का कहां से ट्रांसफर लेकर आया है, और एक लड़का बोल रहा होता है कि क्या यह फुटबॉल में अच्छा होगा। इस समय किम जी को रियलाइज होता है कि सभी लोग उसी को घूर रहे हैं। तब हमें पिछली रात का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हाय जी की बड़ी बहन उसे कह रही होती है कि वह उसे अपना पहला मिशन दे रही है। यह सुनकर किम जी शॉक हो जाता है कि उसे कोई मिशन मिल रहा है। हाय जी की बड़ी बहन उसे बताती है कि वह इसकी प्लानिंग कुछ दिनों से कर रही थी। वह किम जी को एक बैग देती है और किम जी को बैग में एक स्कूल यूनिफॉर्म मिलता है। हाय जी भी यह देखकर शॉक हो जाती है कि किम जी को स्कूल ड्रेस क्यों मिली है। हाय जी की बड़ी बहन उसे बताती है कि किम जी अब स्कूल ज्वाइन करेगा, जो कि हाय जी का ही स्कूल होता है और यही उसका पहला मिशन है। वापस हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहां क्लास खत्म होने के बाद सभी लोग किम जी के आसपास आ जाते हैं और उससे बहुत सारे सवाल करने लगते हैं। एक लड़की कह रही होती है कि तुम्हारा इंस्टा अकाउंट क्या है। एक लड़का बोल रहा होता है कि तुम्हारे शोल्डर तो काफी बड़े हैं, और एक कह रहा होता है क्या तुम वर्कआउट करते हो। उनमें से काफी सारे लोग उससे कई तरह के क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि वह कहां से आया है, उसे कौन सा गेम खेलना पसंद है, उसका पुराना स्कूल कहां है और उसकी हैबिट क्या है। वहीं हमें फिर से रात का सीन दिखाया जाता है, जहां हाय जी की बड़ी बहन उसे बोल रही होती है कि तुम नॉर्मल एक्ट नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हें स्कूल में जाकर लोगों के साथ मिलना जुलना होगा ताकि तुम एक नॉर्मल पर्सन की तरह बिहेव कर पाओ। वह उसे यह भी बताती है कि तुम वहां अपने म्यूटेंट पावर्स का उपयोग नहीं करोगे। फिर से हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहां उसके क्लासमेट सवाल पूछना बंद ही नहीं कर रहे होते हैं। एक लड़की कह रही होती है कि क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और उसे फॉलो बैक करने को कह रही होती है। यहाँ पर किम जी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड दिख रहा होता है और उसके पीछे कुछ लड़के बोल रहे होते हैं कि तुम इस वीकेंड पर क्या कर रहे हो, क्या तुम हमारे साथ क्लब चलना चाहोगे। यहाँ पर किम जी अपने आप को पूरी तरह फंसा हुआ फील कर रहा होता है। तभी एक बेंच पर एक तगड़ा हाथ जोर से पड़ता है और वह आदमी कहता है सब के सब रुक जाओ, यह कोई नहीं बल्कि हमारा ट्यू होता है। वह किम जी के पास आता है और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है कि इसके पास कोई इंस्टा अकाउंट नहीं है और यह अच्छा फुटबॉल खेलता है, और सबको बोलता है कि इसे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो, इसे परेशान मत करो। वह सबको बताता है कि किम जी उसका बचपन का फ्रेंड है। सभी लोग वहां से किम जी को अकेला छोड़ देते हैं। तब किम जी ट्यू को थैंक यू बोलता है और उसके बाद ट्यू किम जी को एक कोल्ड लॉक में पकड़कर हंसते हुए कहता है कि मैंने हाय जी से सब कुछ पता कर लिया है और तुम्हें यहाँ एक स्टूडेंट की तरह नॉर्मल एक्ट करना है। यहाँ पर किम जी काफी ज्यादा खुश दिख रहा होता है कि वह भी अब स्कूल में दोस्तों के साथ घुल मिल पाएगा। ट्यू उसे कहता है कि अगर उसे कुछ भी परेशानी या दिक्कत होती है तो वह उसे बता सकता है, क्योंकि वह बहुत होशियार है। तभी हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है, जहां एक टीचर पढ़ा रहा होता है। हम वहां ट्यू और किम जी को एक ही क्लास में देखते हैं। टीचर ट्यू से सवाल करता है कि ब्लैक डेथ किस बैक्टीरिया के कारण होता है। वहाँ ट्यू फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहता है क्या आप मुझे सच में अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, और जवाब देता है कोविड। उसके बाद टीचर आकर उसके सिर पर डंडा मारता है और कहता है कि वह कितना बेवकूफ है और उसे बैठने को कहता है। फिर टीचर किम जी की तरफ इशारा करता है और कहता है ट्रांसफर स्टूडेंट, क्यों ना तुम इसका जवाब देने की कोशिश करो। ट्यू अचानक टेंशन में आ जाता है और सोचता है कि किम जी भले ही बहुत स्ट्रॉन्ग है पर उसने कभी पढ़ाई नहीं की होगी और वह जवाब नहीं दे पाएगा। तभी हम देखते हैं कि किम जी अपना हाथ उठाता है
और जवाब देता है कि यह यर्सिनिया पेस्टिस है। सभी लोग हैरानी से उसकी तरफ देखने लगते हैं। फिर टीचर कहता है, ओह, क्या तुमने सच में पढ़ाई की है? तो फिर बताओ, भारतीय सामाजिक पदानुक्रम को क्या कहा जाता है? किम जी जवाब देता है कि यह एक कास्ट सिस्टम है। यह सुनकर क्लास के सारे लोग शॉक हो जाते हैं। टीचर और भी सवाल करता है, लेकिन किम जी सभी का जवाब दे देता है। इसके साथ टीचर चश्मा ऊपर करते हुए कहता है कि यह तो बिल्कुल अनबिलीवेबल है। वह सभी से कहता है कि इतने सालों के एक्सपीरियंस में उसने ऐसा बच्चा नहीं देखा जो तुरंत जवाब दे सके, और सभी को उसके लिए क्लैप करने को कहता है। यहाँ पर किम जी का ऑनर बढ़ जाता है। सभी लोग उसकी तारीफ करते हैं कि नया स्टूडेंट बहुत स्मार्ट है, और किम जी मन ही मन शर्माता है, जबकि ट्यू की हालत खराब हो जाती है। इसके बाद हमें क्लास के बाद का सीन दिखता है, जहां ट्यू किम जी से पूछता है कि उसने यह सब कहां से सीखा। किम जी बताता है कि जब वह लैब में था तब उसके पास करने को कुछ नहीं होता था, इसलिए उसने बहुत सारी किताबें पढ़ी थीं और वही काम आई। यह सुनकर ट्यू थोड़ा इमोशनल हो जाता है और कहता है कि उसका भाई तो बचपन से ही अकेला रहा है, सिर्फ किताबों के सहारे। वह रोने लगता है और बताता है कि अगला पीरियड गेम्स का है। इसके बाद हम प्लेग्राउंड का सीन देखते हैं, जहां स्टूडेंट्स दो टीम में डिवाइड होते हैं। एक लड़का बॉल पकड़कर कहता है कि आज हम डॉज बॉल खेलेंगे, और यह सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के बीच का गेम होगा। हमें बताया जाता है कि यह एक ही क्लास है जिसे 2 सेक्शन में बांटा गया है। एक तरफ ट्यू की क्लास और दूसरी तरफ दूसरी टीम होती है। दोनों टीमें एक दूसरे को चैलेंज और मॉक कर रही होती हैं। तभी किम जी ट्यू के पीछे खड़ा होकर पूछता है कि डॉज बॉल क्या होता है। ट्यू उसे समझाता है कि सामने वाली टीम बॉल फेंक कर मारने की कोशिश करेगी और दूसरी टीम को उससे बचना होगा। यह थ्रो और डॉजिंग का गेम है। वह उसे बॉल देकर कहता है कि अब तू समझ गया। तभी एक उड़ती हुई बॉल आकर ट्यू के चेहरे पर जोर से लगती है और सामने वाली टीम उसका मजाक उड़ाती है। किम जी पूछता है, भाई तू ठीक है ना? ट्यू गुस्से में कहता है कि गेम शुरू भी नहीं हुआ था और मैं तैयार नहीं था। इसके बाद गेम शुरू होता है और हम देखते हैं कि सारे लोग आउट हो जाते हैं, सिर्फ किम जी बचता है। ट्यू कहता है कि वह डॉज बॉल में स्पेशलिस्ट नहीं है। किम जी कहता है कि बस उसे थ्रो और डॉज करना है। उसे याद आता है कि ट्यू ने कहा था कि अपनी ताकत का आधे से भी कम इस्तेमाल करना है, लेकिन किम जी हैरान होता है क्योंकि उसे पता ही नहीं कि अपनी पावर को आधा कैसे करे। सामने वाली टीम का एक लड़का बॉल पकड़कर कहता है कि अब वह नहीं बचेगा और फुल स्पीड से बॉल फेंकता है। बॉल को अपनी तरफ आते देखकर किम जी हैरान हो जाता है, लेकिन आसानी से उसे डॉज कर लेता है। डॉज करते हुए वह सोचता रहता है कि अपनी पावर को आधा कैसे करे। सामने वाली टीम हैरान हो जाती है कि वह सारे बॉल्स को कैसे डॉज कर रहा है, क्या वह प्रो है? तभी चारों तरफ से बॉल्स फेंकी जाती हैं, लेकिन किम जी अपनी फास्ट मूवमेंट से सबको डॉज कर लेता है। ट्यू की हालत खराब हो जाती है और वह उसे अपनी स्किल दिखाने से मना करता है। तभी किम जी की नजर ट्यू पर पड़ती है और वह जानबूझकर एक बॉल अपने चेहरे पर खा लेता है। आखिरकार सभी मिलकर उसे आउट कर देते हैं। जमीन पर पड़े हुए किम जी सोचता है कि शायद उसने ज्यादा स्किल दिखा दी और वह हंसने लगता है। तभी हम हाय जी को देखते हैं, जो प्लेग्राउंड में बैठकर मैच देख रही होती है। उसकी दोस्त कहती है कि यह लड़का सेक्शन 2 से है, काफी हैंडसम है और गेम्स में भी अमेजिंग है। हाय जी बस हाँ कहकर बात टाल देती है। इसके बाद स्कूल छुट्टी का सीन आता है, जहां तीनों घर जा रहे होते हैं। ट्यू पूछता है कि पहला दिन कैसा रहा और कहता है कि पावर्स छुपाने में दिक्कत आई होगी। वह कहता है कि अगर कुछ भी चाहिए तो सिर्फ उसके पास आना, क्योंकि वह भरोसेमंद है। किम जी कहता है हाँ और महसूस करता है कि यह लैब से बहुत अलग है। यहाँ कोई उसे कंट्रोल नहीं कर रहा। वह दिन भर के पलों को याद करता है, फुटबॉल, गेम्स, कैंटीन, और खुश हो जाता है। वह दोनों को कहता है कि आज उसने बहुत मस्ती की और यह सब उनकी वजह से हुआ और उन्हें थैंक यू कहता है। ट्यू कहता है कि अगर उसने फिर से थैंक यू कहा तो वह उसे मारेगा, क्योंकि दोस्ती में नो सॉरी, नो थैंक यू। इसके बाद एक सीन आता है जहां एक आदमी अपने 2 बॉडीगार्ड्स के साथ चल रहा होता है। वह पूछता है कि लैब से कोई खबर आई है। जवाब मिलता है कि अभी तक उन्हें पता नहीं चला कि हम सामान की हेराफेरी कर रहे हैं। वह कहता है अच्छा है, बस कुछ दिन और अच्छा बनने का नाटक करना है। तभी वह सामने देखता है और रुक जाता है। सामने एक आदमी बैठकर नूडल्स खा रहा होता है। वह कहता है तुम जल्दी आ गए, और फिर कहता है रुको मैं खाना खत्म कर लूं। वह अपने आदमियों से कहता है कि इसे बाहर निकालो, लेकिन वह उन्हें रोक देता है। बॉस पूछता है कि दिक्कत क्या है। वह आदमी पास आकर कहता है कि वह उसका चेहरा देखना चाहता है, क्योंकि सनग्लास की वजह से साफ नहीं दिख रहा। जैसे ही वह चश्मा उतारने वाला होता है, बॉस उसे घूंसा मार देता है
और कहता है कि यहाँ से चला जाए। तभी उसके आदमी बताते हैं कि बस एक ही वार में उसका हाथ मुड़ गया। हमें दिखाया जाता है कि उस आदमी का आधा चेहरा पत्थर जैसा बन गया है। वह खड़ा होकर कहता है कि तुम लैब से पैसे लेकर आ रहे हो ना, और पूछता है कि कितने पैसे हैं। तब पता चलता है कि यह हार्ट ऑफ रॉक है और उसका नाम दो यंग है। वह कहता है कि वह सारे पैसे पेमेंट के रूप में चाहता है। हमें स्कूल के प्लेग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहां पर बच्चे फुटबॉल खेल रहे होते हैं। तभी हमें किम जी बता रहा होता है कि उसे स्कूल में आए हुए करीब एक सप्ताह हो गया है और यह उसका पहला मिशन है जो कि हाई जी की बड़ी बहन ने उसको दिया है कि मुझे एक नॉर्मल पर्सन की तरह एक्ट करना है और ऑर्डिनरी लाइफ जीनी है। फिर वह बताता है कि क्लास में मुझे शुरुआत में बहुत ऑकवर्ड फील होता था और नॉर्मल लगने के लिए अजीब एक्टिंग करता था। इसी के साथ मैं डरता था कि कोई मेरी सच्चाई ना पहचान जाए। उन फालतू की टेंशनों के चक्कर में मैं सही में स्कूल लाइफ एंजॉय नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब जब वो अपनी ही उम्र के लड़कों के साथ पढ़ाई लिखाई करनी शुरू की, उनके साथ खाया पिया और साथ में रहा, तब जाकर उसे एक बात समझ आई कि स्कूल एक प्लेफुल प्लेस है। यहाँ ढेर सारा ज्ञान, डिसिप्लिन, दोस्ती और अच्छे दोस्त मिलते हैं और हर बच्चे को अपनी लाइफ में यहाँ जरूर आना चाहिए। फिर हमें टयू को देखते हैं जो कि किम जी को फुटबॉल पास करता है। किम जी ने अपने ऊपर आते हुए फुटबॉल को देखा है और सोचता है कि मुझे अभी भी भरोसा नहीं हो रहा कि मैं उस नर्क लैब से निकलकर ऐसे यहाँ खेल रहा हूँ। फिर वह अपने चेस्ट से फुटबॉल को रोकता है और फ्रंट की तरफ आगे बढ़ता है। उसके बाद जब वह किक करने के लिए जाता है तो वह फुटबॉल को नहीं मार पाता और वहीं नीचे गिर जाता है। इसको देखकर दो लड़के बोल रहे होते हैं कि यह कितना नूब है और बात करते हैं कि क्या किम जी स्पोर्ट में उतना भी अच्छा नहीं है। और वहीं किम जी वहीं बैठा हुआ सोच रहा होता है कि इससे तो मैं नॉर्मल पर्सन की तरह हो गया हूँ। उसके बाद हम हाई जी को देखते हैं जो कि अपना बैग लेकर आती हैं और उन दोनों को कहती हैं कि चलो अब घर चलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि तीनों स्कूल से निकल जाते हैं, अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। बीच रास्ते में तीनों कुछ न कुछ खरीद कर खाते हुए जाते हैं। किम जी अपने हाथ में चिकन कबाब, मुर्गे की सीख पकड़े हुए सोच रहा होता है कि ये चिकन कबाब बहुत अच्छी महक रही है। ये तीखी और नमकीन खुशबू ऐसी महसूस हो रही है जैसे यह मेरे चेहरे के चारों ओर लिपट रही हो। टयू फिर कहता है, यह बदमाश, जब भी मैं इसके लिए कुछ खरीदता हूँ तो ये हर बार ऐसा ही करता है। हाई जी भी कहती है कि किम जी तुम कब तक बस इसे निहारते रहोगे। किम जी दोनों से कहता है कि यह काफी अच्छा महक रहा है। उसके बाद टयू मस्ती करता है और किम जी का चिकन कबाब छीनने की कोशिश करता है और कहता है कि भाई तू इसे कब से देख रहा है, दे इसे मैं खा लेता हूँ। किम जी कहता है कि नहीं, मैं इसे नहीं दूंगा और मैं इसे अकेले ही खाऊंगा। हाई जी उससे कहती है कि जल्दी खा लो वरना वह ठंडी हो जाएगी। तभी तीनों को एक साउंड सुनाई देती है। टयू कहता है कि यह किसी ह्यूमन वॉइस की तरह है। हमें दिखाया जाता है कि दो यंग जमीन पर पड़ा है और वह चल भी नहीं पा रहा होता है। बोल रहा होता है, मैं बहुत ज्यादा भूखा हूँ, क्योंकि उसने पिछली फाइट में अपनी बहुत सारी पावर्स का उपयोग कर लिया था और इस टाइम मुझे कुछ खाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। फिर उसके सामने फूलों का एक फ्लावर बेड देखता है। वह उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है और कहता है कि इसकी मिट्टी को खा के वह अपने हार्ट के लिए एनर्जी इकट्ठा कर पाएगा। तभी किम जी उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि उसे मिट्टी नहीं खाना चाहिए। फिर दो यंग झूठ कहता है कि नहीं, मैं यह खाने का ट्राई नहीं कर रहा था। किम जी कहता है कि अगर तुम यह मिट्टी खाओगे तो तुम्हारे पेट में दर्द हो जाएगा। इसके बजाय तुम यहाँ के डेंडेलियन के पत्ते और 4 पंखुड़ियों वाले फ्लावर को खा सकते हो। फिर वो सब दो यंग को बेघर बोलकर दया दिखा रहे होते हैं। तभी दो यंग कहता है कि अरे तुम लोगों को शायद कोई गलत फहमी हुई है, मैं कोई बेघर व्यक्ति या वैसा कुछ नहीं हूँ। फिर तीनों शौक होकर उसे देखने लगते हैं। तभी दो यंग की नजर बहुत गहरी हो जाती है और वह कहता है, ये स्मेल तो। फिर वह किम जी के चिकन कबाब की तरफ इशारा करके कहता है कि क्या तुम यह मुझे दे सकते हो। किम जी यहाँ शॉक हो जाता है। किम जी उसे मना करने वाला होता है, लेकिन उस आदमी को देखकर लग रहा होता है कि जैसे मैं अपने पुराने खुद के रूप को देख रहा हूँ। किम जी सोचता है कि हाँ, मुझे भी बिल्कुल वैसे ही जैसे हाय जी ने मेरे लिए किया था। फिर किम जी ना चाहते हुए भी उसकी तरफ अपना चिकन कबाब बढ़ा देता है और कहता है कि ठीक है, लेकिन सिर्फ एक बाइट खाना। लेकिन दो यंग अपना खतरनाक सा मुंह खोलता है और एक बार में ही सारा खा लेता है
और कहता है कि इससे मेरे को काफी आराम मिलेगा। लेकिन किम जी अब गुस्से में फट जाता है। इसके बाद दो यंग जमीन पर लेट जाता है और कहता है कि अभी मुझे एहसास हो रहा है कि मैं जिंदा हूँ, और बोलता है कि बहुत बहुत धन्यवाद। चिकन, हरी प्याज और मसाले आपस में इतनी अच्छी तरह मिल गए कि इसका स्वाद वाकई शानदार था। अब तक का सबसे अच्छा चिकन कबाब था। किम जी कहता है कि यार मैं तो एक सिंगल बाइट भी नहीं लिया था। उसके बाद दो यंग बैठ जाता है और अपने बैग में हाथ डालकर कहता है मैं इस खाने के लिए तुमको पैसे जरूर दूंगा। उसके बाद उसके बैग में बहुत सारे पैसे देखकर वे तीनों शॉक हो जाते हैं और वह उन्हें कुछ पैसे देकर कहता है कि यह तुम्हारे खाने के लिए काफी होंगे, और उनकी तरफ पैसे बढ़ाता है। वे तीनों यह देखकर शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि यह सच में कोई भिखारी नहीं है। और किम जी कहता है कि ये पैसे तो बहुत ज्यादा हैं और इससे तो 30 चिकन कबाब इजीली खरीद सकते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक बाइक पर दो चोर होते हैं जो कि दो यंग के बैग को उठाकर सीधे स्पीड से निकल जाते हैं। हाय जी उन्हें पकड़ने को बोलती हैं, अपना फोन निकालती हैं और कहती हैं कि हम तुरंत पुलिस में फोन करते हैं। वह देखती हैं कि तीनों जो कि वहां से गायब हो चुके होते हैं और उन चोरों के पीछे भागना शुरू कर दिया है। बाइक में बैठा पीछे वाला कहता है कि हमें 3 लोग पीछा कर रहे हैं, और सामने वाला जो बाइक चला रहा होता है वह कहता है कि वह साले बेवकूफ है क्योंकि उनके पास मोटरसाइकिल है और वह तीनों पैदल हैं। क्या वह हमें पकड़ भी पाएंगे? किम जी अपने दोस्तों से कहता है कि टय अकेले पकड़ लेगा। फिर टयू शॉक में पड़ जाता है। किम जी फिर से अपनी पावर्स का उपयोग करेगा जिससे लोग उसे देख लेंगे। सबसे पहले किम जी होता है, उसके पीछे दो यंग, फिर उसके पीछे टयू। तभी दौड़ते हुए टयू गिरने लगता है जो कि अपने आगे वाले दो यंग का पैंट पकड़ लेता है। इसके बाद वह दोनों रुक जाते हैं क्योंकि दो यंग का पैंट पीछे से फट जाता है और रुक कर दो यंग कहता है कि अबे भाई तूने ये क्या कर दिया। टयू शर्माते हुए कहता है कि सॉरी भाई, मैंने जानबूझकर नहीं किया, मैं गिर जा रहा था। इधर किम जी फुल पावर से उन्हें चेज कर रहा होता है और कह रहा होता है कि डोंट वरी, मैं बैग को जरूर से वापस ले लाऊंगा। और वह कहता है कि यहाँ कोई भी मुझे देख नहीं रहा और मैं अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकता हूँ। उसके बाद उसका हार्ट एक्टिवेट होता है और वह फ्लैश की स्पीड से भागने लगता है। मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ पिलियन देखता है कि किम जी बहुत तेजी से उसकी तरफ आ रहा होता है और वह कहता है कि ये साला इतनी तेजी से कैसे दौड़ रहा है। फिर किम जी अपनी फुल स्पीड से उसके पास आता है और वह उसे छूने ही वाला होता है और वह पिलियन अपने सामने वाले राइडर को कहता है भाग भाई भाग। उसके बाद दोनों बाइक से आगे निकल जाते हैं और किम जी वहीं रुक जाता है। दोनों आगे जाते हैं और पिलियन कहता है कि उस बंदे की फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा थी और वह काफी ज्यादा फास्ट था। आगे वाला राइडर पूछता है कि क्या वह अभी भी दिखाई दे रहा है। इसके बाद जब पिलियन पीछे मुड़ता है तो वह देखता है कि किम जी फिर फुल स्ट्रेंथ से उन्हें चेज करने के लिए बहुत फास्ट दौड़ रहा होता है। सामने वाला राइडर अपने पीछे वाले पिलियन को कहता है कि कुछ करो। उसके बाद पीछे बैठा हुआ आदमी अपने बैट से साइड में रखी हुई ब्रिक्स की टावर को मारता है जिससे उस पर रखी हुई ब्रिक्स किम जी के ऊपर गिरने लगती है। हमें सीन दिखाया जाता है कि वहां पर काफी ज्यादा ब्रिक्स गिर जाती हैं और वह दोनों बाइक पर आगे निकल जाते हैं और पीछे वाला पिलियन किम जी को मिडिल फिंगर दिखाते हुए कहता है कि अब आगे आके दिखा साले। पीछे हम देखते हैं कि ब्रिक्स के ढेर में से किम जी ऊपर निकलता है और कहता है कि मेरे सर पर चोट लगी, और वह कहता है कि वह उन्हें फिर से दोबारा पकड़ लेगा। वहां पर जो मजदूर काम कर रहे होते हैं वह किम जी को देखकर शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि यह क्या था, और एक आदमी पूछता है कि क्या वह ठीक है। दो लोग कह रहे होते हैं कि हमें उसे अस्पताल ले जाना चाहिए और एक आदमी कह रहा होता है कि वह काफी ज्यादा चोट खाया हुआ दिख रहा है। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि वह बाइकर एक जगह पर आ जाता है और पीछे वाला कहता है कि अब हमें कोई भी चेज नहीं कर रहा है, और वह बाइकर कहता है कि आज हमें काफी ज्यादा प्रॉफिट हुआ है। फिर पिलियन उसके सामने तरफ उंगली करते हुए कहता है कि है वहां देखो। तभी हमें दो यंग दिखाई देता है जो कि सीधे राइडर के सामने आकर अपनी मुट्ठी बांध करके उस पर पंच करने की तैयारी कर रहा होता है, और दो यंग सीधे बाइक के हेडलाइट पर अपने पंच से वार कर देता है। उसके बाद दोनों चोर हवा में उड़ जाते हैं। उनके सामने दो यंग आता है और अपने चश्मे को स्टाइल से उतारते हुए कहता है कि तुमने जैसे ही ग्राउंड को टच किया मैंने सब कुछ सेंस कर लिया और मैं यहाँ पर आ गया। पीछे वाला पिलियन कहता है कि यह भी हार्ट म्यूटेंट निकला और राइडर डर जाता है। दो यंग अपने फेस का आधा हिस्सा रॉक में ट्रांसफॉर्म करके उनसे कहता है कि वह पैसा तुम्हारे लिए नहीं है और उसे पैसे को अब मुझे सौंप दो। जो राइडर होता है वह अपनी जगह से उठता है और वह दो यंग के पास जाकर उसका हाथ मारकर दूर करके कहता है कि तुम्हें क्या लगता है अगर तुम हार्ट म्यूटेंट हो, इसका मतलब वह डर जाएगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहां पर बाइकर की गैंग आ जाती है
जो उन दोनों को चारों तरफ से घेर लेती है। चोर राइडर उसके पास जाकर कहता है कि अब क्या करेगा। दो यंग तभी जमीन पर बैठता है और अपने हाथ को जमीन पर टच करता है और उसका हार्ट एक्टिव हो जाता है और उसके हाथ के पास एनर्जी फोर्स होने लगती है। सभी बाइकर्स उसकी तरफ आगे बढ़ने लगते हैं और वह देखते हैं कि वहां की जमीन जो कि हिल रही होती है बिल्कुल एक भूकंप की तरह। और उसके बाद हम देखते हैं कि जमीन के अंदर से कुछ पिलर्स निकलते हैं जो सीधे जमीन फाड़कर ऊपर आते हैं, जो इतने बड़े होते हैं कि पहाड़ बन जाते हैं। दो यंग उनसे कहता है कि वह उनको और उनके हाइड आउट को पूरी तरह बर्बाद कर देगा। उसके बाद दो यंग अपनी स्किल से पत्थर की साइज को बढ़ा देता है जिससे वहां का हाइड आउट तबाह हो जाता है। फिर हमें सीन दिखाया जाता है कि हाय जी की बड़ी बहन हमारी हॉट लेडी को उसका जूनियर असिस्टेंट एक डॉक्यूमेंट देता है जिसमें दो यंग की फोटो लगी होती है, जो कि कह रहा होता है यहाँ उस ट्रैकिंग टारगेट का डेटा है जिसके बारे में आपने पहले पूछा था, जिसका नाम दो यंग है, जो निर्माण कंपनी से जुड़े होने का अनुमान है, जो कि किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी का टेक्निकल टीम लीडर है। वह लेडी उसके डॉक्यूमेंट प्रोफाइल को देखकर कहती है कि यह काफी ज्यादा यंग लग रहा है और वह कहती है कि उसे किम जी से कांटेक्ट करना चाहिए क्योंकि हो सकता है दोनों दोस्त हों। फिर हॉट लेडी किलर स्माइल करती है और बोलती है कि वह वही दोस्त हो सकता है। सीन चेंज होता है और हम किम जी को देख पाते हैं जो कि पूरी तरीके से शॉक होता है और वह हाय जी की बड़ी बहन से कह रहा होता है कि क्या आपने मेरे फ्रेंड को ढूंढ लिया। उसके बाद हाय जी की बहन कहती है कि पहले शांत हो जाओ क्योंकि अभी तक यह कंफर्म नहीं हुआ है। उसके बाद किम जी कहता है कि ओके ठीक है। लेडी किम जी को कहती है कि वह यूनिफॉर्म में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है और यूनिफॉर्म उसके ऊपर सूट कर रही है और पूछती है कि तुम्हारा स्कूल लाइफ कैसा चल रहा है। देख रहे हो भाई, ये अपने किम जी पर फूल डोरे डाल रही है। किम जी शर्माते हुए कहता है कि हाँ, मैं काफी ज्यादा फन कर रहा हूँ स्कूल में, और कहता है कि मेरे नंबर मेरे दोस्तों के मुकाबले काफी ज्यादा कम हैं। फिर वह लेडी से पूछता है कि आपके बोलने का क्या मतलब था कि आपने मेरे फ्रेंड को ढूंढ लिया है। लेडी कहती है कि हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और हमें पता चला है कि वह भी तुम्हारी एज का ही है। उसके बाद वह उसे डॉक्यूमेंट प्रोफाइल देती है और उसे चेक करने को कहती है कि क्या यह तुम्हारा फ्रेंड है। किम जी उस फोटो को उठाता है और देखता है। किम जी शौक तरीके से उस फोटो को देखने लगता है तो लेडी पूछती है कि क्या यह तुम्हारा फ्रेंड है। तभी किम जी उसे बताता है कि यह तो एक होमलेस वाला आदमी है जो उसे मिला था। फिर वह लेडी को बताता है कि कैसे उसने मेरे पूरे चिकन कबाब को खा लिया था। लेडी उसे उसका एक और फोटो देती है और याद करने को कहती है कि क्या वह कोई बचपन वाला दोस्त है। किम जी बड़े फोकस के साथ दोनों फोटो देखने लगता है और बोलता है कि उसका आईसाइट कमजोर हो गया था लैब के एक्सपेरिमेंट की वजह से, इसलिए वह ठीक से पहचान नहीं पा रहा है। वह दोनों फोटो को देख ही रहा होता है कि तभी वह अचानक शॉक हो जाता है क्योंकि दूसरे फोटो में उसे आदमी का हाथ दिख रहा होता है जो कि टोटली पत्थर का बना होता है। फिर वहां पर किम जी जोर से कहता है कि क्या यह अपने बॉडी को पत्थर में बदल सकता है। फिर वह बताता है कि यह तो मेरा दोस्त दो यंग है जो कि बचपन में मेरे साथ वही लैब में था और इसकी एबिलिटी ये है कि वह अपने बॉडी को किसी भी पत्थर में या किसी भी चीज में बदल सकता है। लेडी बताती है कि यह हार्ट ऑफ स्टोन की पावर है और कहती है कि तुमने इसे देखा था तो ये अभी कहाँ है। और लेडी यह भी कंफर्म करती है कि वह जीवन की तरह अभी भी लैब से जुड़ा हुआ है और लैब की मदद करता है, और यह भी कहती है कि वह एक कंस्ट्रक्शन कंपनी का सीईओ है। वह बहुत ज्यादा अमीर है, उसने इस कंपनी से बहुत ज्यादा पैसे छापे हैं। इधर किम जी शॉक हो जाता है और सोचता है कि क्या यह भी जीवन की तरह उस कंपनी और उस लैब के साथ अभी भी जुड़ा हुआ है। फिर लेडी किम जी से कहती है कि वह उसे मिशन दे रही है कि उसको ये इन्वेस्टिगेशन करना होगा। क्या वह करना चाहेगा? किम जी मुस्कुराता है और कहता है कि वह ऑफ कोर्स करेगा। फिर हमें दिखाया जाता है एक कंस्ट्रक्शन कंपनी जो कि दो यंग कंस्ट्रक्शन नाम की एक ठेकेदार कंपनी है जो विभिन्न सार्वजनिक कार्यों को संभालती है। लेडी किम जी को मिशन देती है कि तुम अपनी पहचान छुपाकर उस कंस्ट्रक्शन एरिया पर जाओगे जहां कांग दो यंग काम करता है जो कि कंपनी का प्रेसिडेंट है। तुम उससे मिलोगे और तुम इस बात की जांच करोगे कि वह लैब के साथ किस तरह का व्यापार कर रहा है। वह बताती है कि जब तुम उससे मिलोगे तो अपने मन में यह चीज याद रखना कि वह तुम्हारा पहले वाला दोस्त नहीं है बल्कि एक अलग आदमी बन चुका है और दो यंग जीवन के मुकाबले काफी अंदर तक कंपनी और लैब से जुड़ा हुआ है। हॉट लेडी किम जी को काफी ज्यादा सतर्क रहने के लिए कहती है। लेडी बताती है कि हो सकता है दो यंग लैब से किसी नशीली दवा से प्रभावित हो
अगर तुम दो यंग को मना सके और यहाँ तक कि उसका उपयोग करने की हद तक जाए, हम शायद लैब को बर्बाद करने में सफल हो सकते हैं, क्योंकि लैब पीछे छुपकर किम जी के दोस्तों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। फिर हम टयू को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड और गुस्से में होता है और चिढ़ा होता है कि वह आखिर यहाँ क्यों है। वह बताता है कि किम जी ने तो उसे हेल्प मांगी और कहा कि उसकी जरूरत है, बट यहाँ तो वह उससे मजदूरी करवा रहा है। किम जी उसके पीछे होता है, जो कि दोनों काम कर रहे होते हैं। किम जी पूछता है कि टयू, क्या यह तुम्हारे लिए भारी है? उसके बाद टयू छिड़कर कहता है कि यह तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, अगर तुम्हें कोई हेल्प चाहिए तो तुम मुझे बता सकते हो। इसके बाद वह अपनी अजीब मुस्कान के साथ उसे थम्स अप देता है और कहता है कि वह ठीक है और किम जी को सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए। वह किम जी से कहता है कि तुम अपने दोस्त की कंपनी में घुसपैठ कर रहे हो, है ना? और कहता है कि यह काफी ज्यादा मूवी जैसा एक स्पाई मिशन लग रहा है। टयू उससे कहता है कि तुम बस यह मेरे पर छोड़ दो। किम जी कहता है कि धन्यवाद मेरे भाई, मुझे पता है तुम मेरा साथ हमेशा दोगे। उसके बाद थक कर टयू पूछता है कि तुम अपने दोस्त से मिलने कब जा रहे हो? फिर किम जी बताता है कि एक्चुअली उसे नहीं पता कि उसका दोस्त यहाँ कब आएगा और वह कहाँ है। फिर यहाँ पर टयू फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और गुस्से में चिल्लाकर किम जी से कहता है कि उल्लू के पट्टे, अगर तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा दोस्त आखिर कहाँ है तो ये मत बोलना कि तुम्हारा प्लान ये है कि हम उसकी इस साइट पर रैंडम मजदूरी करेंगे और वह तुम्हें कहीं से ऐसे ही मिल जाएगा। किम जी कहता है कि बेजे, क्या यह आइडिया अच्छा नहीं है? टयू कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि सिर्फ इस साइट पर कितने लोग काम कर रहे हैं और उस पर भी तुम्हारा दोस्त कंपनी का प्रेसिडेंट है। हो सकता है कि यहाँ नीचे रहते हुए तुम उसे एक बार देख भी ना पाओ। फिर टयू थककर पास में बैठे कुछ मजदूरों की तरफ उंगली करता है और कहता है कि हम उनसे जाकर पूछ सकते हैं कि प्रेसिडेंट से कैसे मिल सकते हैं। किम जी कहता है कि क्या वे हमें बताएंगे? फिर टयू स्टाइल में अपनी बढ़ाई करते हुए कहता है कि तुमको नहीं पता क्या कि उसका नाम टयू है, और वह आइडिया देता है कि अगर हम लोग उनकी बातों को मानेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि ऐसे लोगों को वह बहुत अच्छे से जानता है। फिर वे दोनों जब उनसे सवाल पूछने पास जाते हैं तो हम देख पाते हैं जो कि गुस्से में होते हैं और कह रहे होते हैं कि दो छोटे लुच्चे कौन हैं जो इस जगह को गंदा कर रहे हैं। वे कहते हैं कि नहीं, हम तुम जैसे बिगड़े हुए बच्चों को काम दे देते हैं और तुम बस इधर उधर मटर गश्ती कर रहे हो। उनमें से एक कहता है कि तुमने नहीं देखा, हम बड़े बिजी हैं, तुम कमबख्तों ने अभी से काम से जी चुराना शुरू कर दिया। हाँ, वे कहते हैं कि एमवीएम, मेरे पास सवाल पूछने का समय नहीं है, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो और इसे खुद ही समझो। वे कहते हैं कि सच में आजकल के बच्चों की वजह से ही यह देश नर्क में जा रहा है। फिर वह मजदूर किम जी की तरफ इशारा करके पूछता है कि तुम छोटे बच्चे, तुम्हें यहाँ किसने कहा कि तुम सामान लेकर इधर उधर भाग सकते हो? अगर तुम्हारी गलती से किसी कर्मी को चोट लग गई तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? वह उन्हें डांटता है और ऑर्डर देता है कि वह सारे सामानों को वहाँ से हटाओ 1 घंटे के अंदर, वरना पूरे किए बिना तुम घर नहीं जा सकते। वह दोनों शॉक हो जाते हैं कि इतने सारे सामान 1 घंटे में कैसे होगा। वह दोनों ऑन ऑर्डर मानते हैं और कहते हैं कि हम यह जरूर करेंगे। फिर वर्कर आपस में बात करते हैं कि मैं पहले ही कहता था कि बच्चों को काम पर मत रखो। टयू अपना सर खुजाते हुए कहता है कि उन्होंने तो हमें कुछ पूछने का चांस ही नहीं दिया, और किम जी से पूछता है कि हम इतने सारे सामान को 1 घंटे में यहाँ से कैसे हटाएंगे। किम जी बोलता है कि हम पहले ही बहुत ज्यादा वजन उठाकर जल्दी जल्दी दौड़ रहे थे, और कहता है कि अगर हम फिर से दौड़ेंगे तो वह इसके लिए भी हम पर चिल्ला सकते हैं। फिर वह अपने दोनों हाथों से बहुत सारी बोरियां उठा लेता है और कहता है कि हम एक बार में ही ज्यादा वजन उठाकर धीरे धीरे चल सकते हैं। यह देखकर टयू उसे डांटने लगता है और कहता है कि यह एक बोरी 160 किलो की है और तुमने इतनी सारी बोरियां उठा ली हैं। अगर किसी ने देखा तो वह तुम्हें फिगर आउट कर लेगा, और किम जी को नीचे रखने को बोलता है। फिर वर्कर जो उनको देखते हैं कहते हैं कि ये लड़का फिर से दौड़कर काम कर रहा है। किम जी कहता है कि वह नहीं दौड़ रहा, बल्कि वह स्पीड से बस चल रहा है। वह जल्दी जल्दी भागकर अपना काम करने लगता है और उसके पीछे ट्यू होता है जो कि उसे रुकने को कह रहा होता है, जबकि बाकी वर्कर उसको देख रहे होते हैं। वर्कर आपस में बात करते हैं कि क्या उस बच्चे ने अभी सीमेंट की 8 बोरियां उठाई थीं? ये किस तरह की ताकत है? किम जी और टयू सारे सामान को दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हैं। टयू कहता है कि हमने 1 घंटे में सारे सामान को हटा दिया है, और बताओ
अब अगला क्या काम करना है। एक वर्कर कहता है कि तुमने अभी इतने सारे सामान को हटाया और अभी भी तुम पर बहुत एनर्जी बची है। यह देखकर वह हैरान हो जाता है और कहता है कि साइड में कुछ और बोरियां रखी हैं, उन्हें भी हटा दो। यह बोलने से पहले ही किम जी दौड़कर उन बोरियों को लेकर भागने लगता है। यह देखकर वर्कर हैरान हो जाते हैं कि उसने तुरंत ही उन बोरियों को भी शिफ्ट कर दिया है। किम जी उनसे कहता है कि अब वह उनके अगले ऑर्डर का वेट कर रहा है और उनकी हेल्प करने को हमेशा तैयार है। ये देखकर वर्करों की सांसें अटक जाती हैं और वे दोनों वर्करों के कामों में हेल्प करने लगते हैं। टयू उनकी सीमेंट बनाने में और बाकी वायरिंग और सभी कामों में हेल्प करने लगता है। किम जी तो बड़े बड़े पिलर्स को अपने हाथों से ही उठा लेता है, जबकि एक पिलर को उठाने के लिए 2 वर्करों की जरूरत पड़ती है। यह देखकर वर्कर उनसे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और उनकी तारीफ करने लगते हैं कि यह बच्चा तो काफी ज्यादा फास्ट और मेहनती है। फिर हम देखते हैं कि एक वर्कर वायरिंग का काम कर रहा होता है और टयू नीचे से उसके स्टैंड को पकड़े हुए रहता है। अचानक वहां की तार टूट जाती है और हवा में लहराने लगती है, जिसमें बिजली फ्लो हो रहा होता है। वह एक वर्कर की ओर बढ़ती है और वह वर्कर डर जाता है। तभी किम जी आता है और उस तार को पकड़ लेता है और वर्कर उसे हटने को कहता है, लेकिन किम जी को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। उसके बाद एक वर्कर जल्दी से स्विच को बंद करता है और सभी किम जी के पास आकर देखते हैं कि उसे कुछ हुआ तो नहीं। उसके बाद सभी पूछते हैं कि खैर तक को क्या वह ठीक है, और सभी हैरान हो जाते हैं। किम जी हंसता हुआ उनसे कहता है कि वह बिल्कुल ठीक है। सभी लोग देखकर हैरान होते हैं कि कैसे इस बच्चे ने हाई वोल्टेज वाली तार को पकड़ लिया और उसके बॉडी को कुछ भी नहीं हुआ। वह उससे थैंक यू कहता है और कहता है कि अगर वह नहीं होता तो वह वर्कर आज मर जाता। सभी उसकी तारीफ करते हैं कि उसके रिफ्लेक्स बहुत ज्यादा फास्ट हैं और वह काफी ज्यादा अमेजिंग लड़का है। सभी उसके पास आते हैं और उसकी तारीफ करते हुए उससे पूछते हैं कि विजय क्या वह ठीक है या नहीं। किम जी कहता है कि चलो, इन लोगों ने मुझे फिगर आउट नहीं किया कि मैं एक हार्ट म्यूटेंट हूँ, और वह सोचता है कि ये वर्कर अंदर से बहुत ज्यादा अच्छे इंसान हैं, जबकि बाहर से काफी ज्यादा गुस्सैल और खड़ूस हैं। टयू धीरे से किम जी के पास आता है और कहता है कि भाई अच्छा मौका है, इनसे पूछ ले कि प्रेसिडेंट कहाँ होंगे। किम जी कहता है कि लेकिन हाय जी की बड़ी बहन ने हमें कहा है कि हम डायरेक्टली किसी से नहीं पूछ सकते, क्योंकि अगर हम डायरेक्टली पूछेंगे तो लैब वालों को पता चल सकता है। उसके बाद टयू उन सब से कहता है कि मुझे एक सवाल पूछना है, और वह पूछता है कि इस प्लेस में हमारे उम्र के कितने लड़के हैं। वर्कर टयू को बताते हैं कि तुम्हारी एज ग्रुप के तो यहाँ बहुत लोग हैं और उनकी उम्र 30 से 40 के करीब है। ये सुनकर टयू चिढ़ जाता है और वर्कर कहते हैं कि वो बस मजाक कर रहे हैं। टयू सीधे पूछने वाला होता है कि 2 यंग कहाँ मिलेगा। किम जी उसका मुंह बंद करके सीधे उनसे पूछता है कि कंपनी में जो 20 साल से काम वाले लोग हैं। वर्कर सोचते हैं, फिर बोलते हैं कि हाँ, 20 साल से काम वाले तो सिर्फ एक ग्रुप है जो इस कंस्ट्रक्शन में युवा लोग हैं। सही कहा ना। फिर किम जी पूछता है कि हम उनसे कैसे मिल सकते हैं। वर्कर उन्हें बताते हैं कि वे लोग काम को लेकर बहुत सीरियस हैं और उन्होंने हमसे बहुत ज्यादा पैसे और अपने हार्ड वर्क से पूरी कंपनी खड़ी की है। फिर वे बताते हैं कि वह वहां हैं और उंगली करके एक वैन की तरफ इशारा करते हैं। उस वैन में से एक आदमी बाहर निकलता है। यही देखकर टयू शॉक हो जाता है कि उनके कपड़े तो काफी ज्यादा ट्रेंडी लग रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि 7 बंदे वहां से निकलते हैं, जो कि ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड बैग्स और कूल हेयर स्टाइल के साथ आ रहे होते हैं। टयू देखकर शॉक होता है कि वह इस कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करते हैं और इतने ब्रांडेड कपड़े पहने हुए हैं। फिर उनके पीछे से एक बंदा निकलता है जो कि 2 यंग होता है। वह अपना चश्मा उतारता है और किम जी को देखता है और उसके पास आकर पहचान लेता है कि तुम तो वही बंदे हो जिसने मुझे चिकन कबाब खिलाया था, और कहता है कि क्या हम कभी पहले मिले हैं। किम जी थोड़ा सा मुस्कुराता है और कहता है कि हम पहले मिल चुके हैं, और बताता है कि हम 10 साल पहले मिल चुके हैं। इसी के साथ ही 18 चैप्टर खत्म होता है। यह सीरीज चैनल पर कंटिन्यू रहेगी, पर मैंने एक और न्यू सीरीज लाया है। तब तक आप सभी सीरीज एंजॉय करो, क्योंकि वही सीरीज अभी कंटिन्यू है।